दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो विलंब से आ रहा है। मैं आगे प्रयास करता रहूँगा कि आप सभी को वीडियो समय से मिले। दोस्तों, पिछले 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के फर्स्ट एफोरिज्म को, सेकंड एफोरिज्म को और थर्ड एफोरिज्म को डिस्कस किया। फर्स्ट एफोरिज्म में हमने एम ऑफ द फिजिशियन को डिस्कस किया, जिसमें उसका उद्देश्य पेशेंट को रीस्टोर करने का होना चाहिए, ऐसा हैनीमैन साहब ने हमसे कहा है। रीस्टोर का मतलब है कि वो जब डिजीज स्टेट में है तो वो जैसे पहले हेल्दी स्टेट में था वैसा ही उसको रीस्टोर होना है, यानी कि उसकी जो डिजीज स्टेट है वो ख़त्म होके दोबारा से उसको वही हेल्थ उसको मिल जाए जैसा वो पहले था। उसके बाद सेकेंड एफोरिज्म में हम लोगों ने क्योर को डिस्कस किया कि क्योर कैसा होना चाहिए और क्योर की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, जिससे हम ये समझ सकेंगे कि रोगी हमारा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा। दवाई देने के बाद उसके अंदर किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव क्योर की तरफ है कि नहीं है, वो डायरेक्शन ठीक है कि नहीं, जिसको हम लोग हेरिंग्स लॉ से समझते हैं। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। उसके बाद दोस्तों, थर्ड जो वीडियो था उसमें थर्ड एफोरिज्म को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने नॉलेज ऑफ डिजीज़, यानी कि हम रोगी को उसकी बीमारी के साथ किस तरह से समझते हैं, उसके बाद हम दवाई को किस तरह से समझते हैं। चूँकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ ह्यूमन बींग्स पर प्रूव हुई हैं, तो उसमें उस ह्यूमन बींग की सारी क्वालिटीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसकी बीमारी के अनुसार उसको समझ के उन दवाइयों को देते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में दवाइयों को देने का तरीका, उनकी मात्रा कि किस डोज में उसको देना है, उसकी पोटेंसी यानी उसकी पावर, उसकी शक्ति कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग मरीज को देख के उसके अनुरूप उसकी बीमारी को समझ के उसको डोज और उसका अमाउंट और उसकी पोटेंसी का डिसाइड करते हैं, और फिर वो किस तरह से उस डोज को हमको रिपीट करना है, कितने दिन पे उसको दोबारा से देना है, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के हम लोग उसका चिकित्सा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा उसका इलाज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एफोरिज्म 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हैनीमैन सर ने कहा है कि फिजिशियन को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो हेल्थ को किस तरह से प्रिजर्व कर सके, यानी कि वो अपनी भी हेल्थ को और अपने पेशेंट्स की भी हेल्थ को किस तरह से प्रिजर्व कर सके, बहुत लंबे समय तक अपने पेशेंटों को और अपने आप को वो हेल्दी रख सके। तो एफोरिज्म 4 में हैनीमैन सर कहते हैं कि ही इज़ लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ़ ही नोज़। वो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ जब कहलाएगा जब वो ये जानेगा कि द थिंग्स दैट ड्रेंच द हेल्थ, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हेल्थ को ड्रेंच करती हैं, एंड कॉज डिजीजेस, और ऐसे क्या कारण हैं जो बीमार करते हैं, और इन कारणों को किस तरह से उस पर्सन से दूर किया जाए, किस तरह से उस पर्सन से हटाया जाए, जिससे वो हेल्थ को प्राप्त कर सके और हेल्दी रह सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमको पहले ये समझना होता है कि हेल्थ आखिर होती क्या है, हेल्थ किसे कहते हैं। तो हेल्थ की जो कई सारी डेफिनेशन है, हम 2 डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। पहली डेफिनेशन कहती है हेल्थ द कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी, माइंड और स्पिरिट। तो जो व्यक्ति बॉडी साउंड है, यानी कि उसकी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं वो सारे फंक्शंस रेगुलर हैं, हारमोनियसली चल रहे हैं, और वो बिल्कुल स्मूथली रन कर रहे हैं सारे फंक्शंस उसकी बॉडी में। उसके बाद उसका जो माइंड है वो माइंड फंक्शन उसका बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने माइंड को उसकी फैकल्टीज़ को समझने का प्रयास किया था कि जो थॉट्स हैं वो जो कलेक्शन ऑफ थॉट्स है वो उसके माइंड को बताता है, तो उसके थॉट्स किस तरीके के हैं ये उसके माइंड की सिचुएशन को बताएंगे। और स्पिरिट जो है वो एक ऐसा फोर्स है, जिस तरह से हमने पहले पिछले वीडियोस में समझा कि जिस तरह से मून के पास जो एनर्जी है, जिससे मून, सन, अर्थ आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में मूव कर रहे हैं, उसी तरह की एनर्जी को जो ह्यूमन बीइंग के पास है उसको हम स्पिरिट कहते हैं। तो जो स्पिरिट है वो रेगुलरली हेल्दी स्टेट में रहती है, और जो माइंड के थॉट्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो स्पिरिट की एनर्जी को कम करते हैं, तो फिर डिजीज स्टेट में पर्सन चला जाता है।
तो इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे और इनको किस तरह से रिमूव किया जाए। अगर उसके माइंड में कुछ थॉट्स हैं जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को कैसे समझा जाए और कैसे उनको दूर किया जाए, ये भी फिजिशियन को पता होना चाहिए, और जिससे कि वो अपने पेशेंट को उस बात को बता सके और उसको इंटरप्रेट करके समझा सके, जिससे वो पेशेंट अपने आप में से उन थॉट्स को अपने को बदल सके। और दवाई उसको दी जाएगी, दवाई उसको दी जाती है तो उसके थॉट्स में और उसकी सारी एक्टिविटीज़ में फिर चेंज आता है। तो इस एफोरिज्म में हैनीमैन सर ने प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा है, लेकिन वो जब होगा फिजिशियन जब वो ये जानेगा कि बीमार करने के कारण क्या हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ को ख़राब करती हैं और उसको किस तरह से दूर किया जाए। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेल्थ की हमने डेफिनेशन समझी, उसके बाद हेल्थ की एक डेफिनेशन और होती है। उसमें वो कहते हैं कि अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी व्हेन ही और शी इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज़। उसको किसी तरह की डिजीज़ नहीं है, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो या फिर वो डेफिशिएंसी हो। जैसे लोगों में एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसीज बहुत हो रही हैं आजकल, और बच्चों में मिनरल्स हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसीज बहुत हो रही हैं। तो इस तरह की डेफिशिएंसीज भी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। व्हेन ही इज़ मेंटली हैप्पी, हेल्दी, एंड व्हेन ही सोशल रिलेशनशिप आर हेल्दी इन सोसाइटी, यानी कि जहाँ वो सोसाइटी में रहता है उसके सारे रिलेशंस भी हेल्दी होने चाहिए। अगर वो रिलेशंस उसके डिस्टर्ब हैं तो भी फिर वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे जिस सोसाइटी में वो रहता है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह से हैनीमैन सर ने हमको बताई हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में हम दो तरह की बीमारियों को पढ़ते हैं। एक बीमारी जो एक्यूट है और एक जो क्रॉनिक है। तो जो एक्यूट बीमारी है उसके जो कारण हैं वो हैनीमैन सर ने हमको एफोरिज्म नंबर 73 में बताए हैं कि जैसे एक्यूट डिजीज़ है वो रिसेंटली अभी अभी हुई है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि या तो उसने खाने में कुछ ज़्यादा खाया है, इस वजह से उसको तकलीफ़ हो गई, या खाने में कुछ ऐसी चीज़ खाई जो उसको डाइजेस्ट नहीं होती है या जो उसको बॉडी उसकी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको वो खा लेता है, तो उसको एक्यूट डिजीज़ हो जाती है। एब्डोमेन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसमें डायरिया है और गैस का फॉर्मेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह की प्रॉब्लम उसको हो जाती है। उसके बाद एक्यूट डिजीज़ के लिए जो कोई इंजूरियस इन्फ्लुएंसेस हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं। इसमें जैसे उसको ठंड लग गई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई उसको, और फिजिकल इम्प्रेशंस, यानी कि उसने कोई बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन कर लिया, कहीं किसी यात्रा पर चले गए, वहाँ ओवर एक्सर्शन हो गया तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम उसको आ गई, मसल्स में ट्विचिंग आ गई, स्टिचिंग हो गई। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो एक्यूट हैं, जो अभी अभी रिसेंटली उसको हुई हैं और उसका कारण उसको पता रहता है कि इस कारण की वजह से उसको ये तकलीफ़ हुई हैं। तो उस कारण को समझ के फिर हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो एक्यूट डिजीज़ में जैसे अब गर्मियों का सीज़न है तो ओवर हीटिंग हो रही है, तो अगर वो कहीं गए, लू लग गई, गर्मी लग गई, इस वजह से उसको प्रॉब्लम हो गई। और स्ट्रेन्स हैं, कोई चीज़ उसने उठा ली प्रेशर से और कहीं कोई मसल में स्ट्रेन आ गया, फिजिकल इरिटेशंस हैं, और मेंटल इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कई बार गुस्सा आ गया और कोई दुख हो गया, किसी की फैमिली में डेथ हो गई, दुख हो गया, उसके बाद उसको तकलीफ़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें एक्यूट कंप्लेंट्स हैं जो अभी अभी रिसेंटली उसको हुई हैं, बहुत लंबे समय से ये चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो इन कारणों को जब हम समझते हैं उसके अनुसार दवाई देते हैं और उसको फिर एडवाइस करते हैं कि उनको किस चीज़ों से बचना है। तो इस तरह से तो हम लोग एक्यूट डिजीज़ में पेशेंट को हेल्दी रख सकते हैं। और इसमें जो लोग नेचर के साथ रहते हैं, यानी कि नेचर को अगर वो समझते हैं, प्रकृति को, तो फिर वो अपने आप में हेल्दी रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मियों के दिन में है और गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर लोग फ्रिज का पानी और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये प्रकृति के विपरीत है, अपोजिट है। तो हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी उसमें सहज महसूस करे। तो अब देखिए जैसे कोई पेशेंट है, अगर उसने ठंडा खाया, ठंडा पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, आइसक्रीम खाई और उसको जुकाम, खांसी, बुखार या गले में तकलीफ़ होती है, तो उसको ये समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मुझे सूट नहीं करती, मेरी नेचर ऐसी नहीं है जो इनको एक्सेप्ट कर रही है, मेरी बॉडी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो साइन एंड सिम्टम्स जो बॉडी पे आ रहे हैं वो इस बात को बताने के लिए आ रहे हैं कि वो जो चीज़ उसने यूज़ करी है, ठंडा पानी है या
जो आइसक्रीम खाई है वो उसको सूट नहीं कर रही है, और आगे से उसको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों का सेवन गर्मियों में उसको नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट को जब एडवाइस करते हैं तो एक्यूट डिजीज़ से वो बच सकता है। वो अपने खान पान को अच्छे से ध्यान में रख करके गर्मियों में जो चीज़ें आ रही हैं, सब्जियां हैं या फल हैं, वो गर्मियों में खाने चाहिए, और जो सर्दियों में चीज़ें आ रही हैं उनको सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। और गर्मियां हैं तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो पानी उसको ज़्यादा पीना चाहिए, और घर से बाहर निकलते समय पानी उसको साथ में लेके चलना चाहिए। तो इस तरह से वो एक्यूट डिजीज़ से बच सकता है। उसके बाद दोस्तों क्रॉनिक डिजीज़ जो होती हैं, जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं और पेशेंट उनको जूझ रहा है और उसको निजात नहीं मिल पा रही है, तो इसको होम्योपैथी के अनुसार हैनीमैन सर ने बताया है कि इन डिजीज़ का जो कारण है वो मियाज़ में। मियाज़ का मतलब है कि हमारी जो लाइफ है, उस लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही हैं, उन सिचुएशंस को लेकर के वो पर्सन किस तरह से डिफेंस ले रहा है, यानी कि उनको किस तरह से वो डिफेंड कर रहा है। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। तो हैनीमैन सर हमको बताते हैं कि जो उसकी एंटायर हिस्ट्री है, कब से वो बीमार हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग जब उसकी एंटायर हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है, और उनको ध्यान में रख करके उसको जब इंटरप्रेट करके हम दवाई देते हैं और उन पॉइंट्स को लेकर के उसको समझाते हैं, तो फिर वो डिज़ीज़ पूर्ण रूप से स्वस्थ होते, वो पेशेंट ठीक होता है और डिज़ीज़ उसको फ्री फ्रॉम डिजीज़ होता है वो। तो इसमें वो कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 में हमको बताते हैं कि पूरी हिस्ट्री में उसकी में हमको उसके मॉरल करेक्टर्स को देखना है, यानी कि उसके मॉरल्स कैसे हैं। तो मॉरल्स में जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वो पर्सन अगर है वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, तो फिर वो डिजीज स्टेट में जाएगा। जैसा कि पिछले एक वीडियो में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने मॉरल से रिलेटेड एक रूब्रिक लिया था, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, यानी कि मॉरली वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ किस तरह की कर रहा था और वो उस तरह से डिजीज़ में गया। इसमें कई सारे बच्चे होते हैं जो ऑब्स्टिनेट हैं, ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा किसी की बात नहीं सुनते हैं, और कई सारे बच्चे होते हैं जो ज़मीन पर जैसे चींटे हैं उनको मारेंगे और उनको खा भी जाते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो बच्चों की हमको पेरेंट्स से पता लगती है, तो ये सब सारी की सारी मॉरल फीलिंग वांट में आती है, यानी कि वो एंटी सोशल एक्टिविटी में लगा हुआ है। तो उसके मॉरल्स कैसे हैं इसका हमको ध्यान रखना चाहिए, और जो व्यक्ति मॉरली अपने आप को भी असेस कर सकता है कि उसके सेल्फ के मॉरल्स कैसे हैं, कोई उसकी जो एक्टिविटी है वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ तो नहीं है। उसके बाद इसके बाद बताते हैं इंटेलेक्चुअल करेक्टर। इंटेलेक्चुअल करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई तरीके से चीज़ों को हमको बताता है। जैसे जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, जो अपनी बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करते हैं हर चीज़ में, वो इमोशन लेस हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर इमोशंस कम हो जाएंगे और उनका इंटेलेक्चुअल करेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है कि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को इंटेलेक्चुअली बहुत हाई कर देते हैं। जैसे छोटी क्लास का बच्चा है और वो हायर क्लास की स्टडीज़ को भी आगे से कर लेता है और उनको बहुत अच्छे से कर रहा है, तो सब उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक इम्बैलेंस की स्थिति क्रिएट होती है कि वो इमोशन लेस हो जाता है, और जब वो इमोशन लेस हो जाएगा, फीलिंग्स उसकी कम हो जाएंगी, तो फिर वो डिजीज स्टेट में जाने के चांसेस उसको बढ़ जाएंगे। तो हम ये इंटेलेक्चुअल करेक्टर को भी कंसीडर करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ आती है हिज ऑक्यूपेशन, उसका ऑक्यूपेशन, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो अपने ऑक्यूपेशन में वो क्या काम करता है और वो काम किस तरह से उस काम को टेकअप करता है। बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में वो लॉसेस तो नहीं है, या उसको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एम्बिशन तो नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रूब्रिक है एम्बिशन, तो एम्बिशन फॉर फेम, एम्बिशन फॉर मनी, और अगर ये एम्बिशन उसकी फुलफ़िल नहीं होती है तो लॉस ऑफ एम्बिशन में चला जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोई एम अपना डिसाइड किया हुआ है, लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर वो एम्बिशन लॉस में चले जाते हैं और डिप्रेशन की स्थिति भी इससे बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। तो हम ऑक्यूपेशन को पता करते हैं। उसके बाद दोस्तों मोड ऑफ लिविंग और उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसका रहन सहन कैसा है, किस माहौल में वो रहता है, किन लोगों के बीच में रहता है, और उसकी हैबिट्स कैसी हैं। इसमें आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एल्कोहलिज्म की आ रही है। कई सारे पेशेंट आते हैं, वो एल्कोहल के शिकार हैं, एल्कोहल लेते हैं,
तो हम उसमें ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ रहीं उनकी पारिवारिक या उनके सोसाइटी में जिस वजह से उनको उस एल्कोहल का सहारा लेना पड़ा, और वो अब इतना ज़्यादा उसको टेकअप करने लगे हैं कि वो हेल्थ इश्यूज़ उनके अंदर क्रिएट होने लगे। उसके बाद दोस्तों आती है सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस घर में वो रह रहे हैं और जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उनके साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं। जैसा कि अभी हमने हेल्थ की डेफिनेशन में समझा कि उस पर्सन के सोसाइटी में और उसके घर में उसके डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं, ये अच्छे होने चाहिए, तभी वो हेल्दी स्टेट में रह पाएगा और हेल्थ इश्यूज़ उसको कम होंगे। तो कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब हम उनसे उनके सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि इस चीज़ का हमारी बीमारी से क्या रिलेशन है। तो ये जो सारी चीज़ें हनीमैन सर ने हमको बताई हैं, इन सारी चीज़ों को जब वो लाइफ, ये चूँकि लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इन चीज़ों को लेकर के ही, इन रिलेशंस को, इन सारे फैक्टर्स को लेकर के ही वो डिफेंस लेता है। अब जैसे मान लीजिए किसी को बिजनेस में लॉस हुआ तो वो दुख में चला गया और ये दुख फिर उसको बॉडी पे डिजीज़ क्रिएट कर रहा है। किसी ने बहुत ज़्यादा एम्बिशन थी उसको पैसा कमाने की और वो एम्बिशन उसकी फुलफ़िल नहीं हुई तो फिर वो डिजीज़ स्टेट में चला गया, तो अब उसको उस के जाने के बाद उसको गुस्सा आने लगा, या वो दुख में चला गया, या बिल्कुल डेस्पेयर हो गया, निराश हो गया, या फिर वो डिप्रेशन की स्थिति में चला गया। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को इंटरप्रेट करके उसके डिफेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की डिफेंस उसने टेकअप करी, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है उसकी एज। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो एज के अकॉर्डिंग होती हैं, तो जो एज के अकॉर्डिंग डिजीज़ होती हैं उसको बहुत ज़्यादा छेड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, वो उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगी। जैसे आजकल प्रोस्टेट है, अगर प्रोस्टेट बहुत माइनर और मॉडरेटली एनलार्ज है और उसको यूरिन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है और उसकी एज 70s में है, तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंग, सिम्टम के अकॉर्डिंग उनको दवाई देते हैं और वो उनका यूरिन होता रहता है रेगुलरली, वो अपनी हेल्थ को गेन कर लेते हैं और उसको ऑपरेट कराने की या किसी इस तरह की सिचुएशन को जाने से उसको बचा लिया जाता है पेशेंट को। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद दोस्तों सेक्सुअल फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको जल्दी डिस्प्ले नहीं करते और अगर ये सेक्सुअल फंक्शंस उसके प्रॉपर नहीं हैं तो फिर वो उसको डिप्रेशन की स्थिति में या और भी किसी तरह के इमोशनल स्टेट में उसको ले जा सकते हैं और ये सारी चीज़ें उसको डिजीज़ क्रिएट करती हैं। तो इस तरह से दोस्तों होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में जो हम हिस्ट्री लेते हैं उसमें इन सारी चीज़ों को, ये लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये लाइफ की उसके साथ कनेक्शन है और इन सिचुएशंस में वो किस तरह का डिफेंस ले रहा है, किस तरह के मियाज में वो चेंज हो रहा है कि अगर उसको बिजनेस में लॉस होता है तो केवल सेंसिटिव हो रहा है तो वो सो रहा है, अगर वो बिजनेस में लॉस हो रहा है ग्रीफ में जा रहा है और उसकी बॉडी पर कुछ आउटग्रोथ्स हो रही हैं, ट्यूमर्स हो रहे हैं तो वो साइकोसिस में जा रहा है, और अगर उसने लॉस होने के बाद उसने हेट क्रिएट कर लिया अपने अंदर तो उसकी बॉडी पे अल्सर्स क्रिएट हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो फिर वो सिफिलिस में जा रहा है। तो इस तरह से हम उसकी लाइफ के पूरे व्यूज़ को समझ के, उसकी डिफेंस को समझ के फिर उसको हम मेडिसिन देते हैं, मियाज़मेटिक मेडिसिन देते हैं और तभी फिर उसकी क्रोनिक डिजीज़ पूरी तरह से ठीक हो पाती है। अगर ये मियाज़ को हम ओवे नहीं करेंगे या मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो फिर उसकी डिजीज़ ठीक होने नहीं आ पाती है और वो पेशेंट फिर उस बीमारी से, क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र करता रहता है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि ये जो कॉज हैं ये हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं और इनको, ग्रीफ को, एंगर को, हेट को और गिल्ट को, इन सारी चीज़ों को हम दूर कैसे करें, ये कैसे जो है हमको अफेक्ट कर रही हैं, बीमार कर रही हैं, और इसके लिए हमको लाइफ की फ़िलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम कई सारी बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें से एक बुक्स जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लुइस हे। तो लुइस हे की जो बुक है उसमें लुइस हे ने हमको बताया है कि किस तरह से हमको लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लुइस हे के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो लुइस हे दोस्तों कहती हैं कि वी आर ईच रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, यानी कि लाइफ में जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके लिए हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि जैसे कि एम्बिशन वाला जो पर्सन है वो एम्बिशन लॉस में जा रहा है
तो एम्बिशन उसने खुद अपने अंदर क्रिएट करी है, जिससे कि वो एम्बिशन लॉस में जा रहा है। तो जो भी हम लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उसके लिए हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। लुइस है ऐसा कहती हैं कि जो हम लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उसके लिए हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद कहते हैं एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएट आवर फ्यूचर। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा फ्यूचर होगा। यानी कि हमने एम्बिशन अगर इम्बैलेंस स्टेट में है तो फिर जो फ्यूचर होगा वो कुछ भी हो सकता है, एम्बिशन के लॉस होने के बाद, उसके फुलफिल ना होने के बाद, और हम किसी भी डिजीज स्टेट में जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहते हैं द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो जो इस समय प्रेजेंट में हमको मिल रहा है या जैसा हमारा चल रहा है उसको हमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए, बजाय हमको फ्यूचर के लिए या पास्ट के लिए जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहते हैं, फोर्थ पॉइंट कहते हैं एवरी वन सफ़र फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट। मोस्ट ऑफ द पीपुल, जो इनकी बुक को जब हम पढ़ते हैं तो इन्होंने जो उसमें केसेस दिए, उन्होंने जो समझाया, तो उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि मोस्ट ऑफ द पीपुल जो है वो सेल्फ हेट से सफ़र करते हैं। वो खुद से हेट करने लगते हैं। जैसे उनका एम्बिशन फुलफिल नहीं हुआ तो फिर वो सेल्फ को ही रेस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, सेल्फ से ही नफरत कर रहे हैं कि मैं इस काम को क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसी वजह से वो हेट में और गिल्ट में जा रहे हैं। गिल्ट में जाने का मतलब है कि वो अपनी ही गलती मान रहे हैं कि मेरी ही गलती की वजह से मैं इसको फुलफिल नहीं कर पाया। तो ये हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि ये एक ऐसा फैक्टर है कि ये एक ऐसा पार्ट है कि इसको हमको बहुत डीपली और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो एवरी वन सफ़र फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कहते हैं बॉटम लाइन ऑफ एवरी वन इज आई एम नॉट गुड एनफ। मोस्ट ऑफ द पीपुल ऐसा सोचते हैं कि मैं एनफ नहीं हूँ, मैं इस काम को करने में सक्षम नहीं हूँ। वो अपने आप को असक्षमता की तरफ ले जाते हैं, तो फिर उनको फ्यूचर में असक्षमता ही मिलती है। यानी कि वो अपने आप को एनफ नहीं समझते हैं, तो फिर वो लाइफ में एनफ भी नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा हमको थॉट में अगर रहेगा तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। उसके बाद वो सिक्स पॉइंट में कहती हैं वी क्रिएट एवरी सो कॉल्ड इलनेसेस इन आवर बॉडी। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने सेल्फ हेट को लिया, यानी कि अपने आप से हेट किया, हम खुद गिल्ट में चले गए, तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर इलनेसेस क्रिएट करना शुरू करेंगी। तो हमको ये अपने जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए अभी, सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस और ऑक्यूपेशन, इन सब में हमको देखना पड़ेगा कि हम अपने लिए अपने आप को उसमें किस जगह पर रखते हैं और अपने लिए हम लोग क्या सोचते हैं। तो जैसा हम सोचेंगे फिर वैसा हमारा फ्यूचर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं इट इज़ ओनली अ थॉट एंड थॉट कैन बी अ चेंज। अगर हमको ये समझ आ जाता है कि हम लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका कारण हम खुद हैं और हमारा ये वाला थॉट है, तो अगर हम उस थॉट को नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट करने लगेंगे तो फिर हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। तो ये बहुत इजी पार्ट है, लेकिन सिर्फ इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। और हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि लुइस ने किस तरह से हमको प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। उसके बाद कहते हैं कि रिसाइनमेंट, क्रिटिसिज्म एंड गिल्ट आर द मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न्स। जैसा कि देखा, रिसाइनमेंट आजकल बहुत मिलता है। लोग छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं और फिर उस नाराज़गी को बहुत लंबे समय तक लेके चलते हैं। और ये नाराज़गी, उसके बाद क्रिटिसिज्म जैसे कि बहुत मिलता है, छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल मिलता है कि ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया और वो उस पर वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनसे कुछ कहो ही नहीं। तो ये जो है बहुत आजकल मिल रहा है और बहुत ज़्यादा डिजीज़ को क्रिएट कर रहा है। उसके बाद गिल्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। गिल्ट का मतलब है कि वो अपने आप को ही सारी चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल मानना शुरू कर देता है। पहले उसने उस चीज़ को क्रिएट किया और फिर जब वो चीज़ नहीं पूरी हुई तो उसने अपने आप को ही दोषी मान लिया। और ये दोषी मानने की जो टेंडेंसी है ये आजकल लोगों में बहुत है, और गिल्ट बहुत सीवियर डिजीज़ को क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए लुइस ने कहा है कि ये 3 पैटर्न्स बहुत डैमेजिंग पैटर्न्स हैं। उसके बाद रिलीजिंग रिसाइनमेंट विल डिज़ोल्व इन कैंसर। तो अगर किसी पेशेंट को कैंसर है और उसके पीछे रिसाइनमेंट है, यानी कि किसी से नाराज़गी को लेकर के वो सफ़र कर रहा है, तो अगर वो उसको क्षमा कर देगा या उसको फॉरगिव कर देगा तो फिर वो कैंसर से भी रिजॉल्व होने लगेगा। उसके अंदर काफ़ी हद तक हीलिंग प्रॉपर्टीज़ शो होने लगेंगी और वो हीलिंग की तरफ जा सकता है। उसके बाद कहते हैं वी मस्ट रिलीज़ द पास्ट एंड फॉरगिव वन। तो जिसके साथ रिसाइनमेंट है,
क्रिटिसिज्म की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से अगर उसको फॉरगिव कर देते हैं और अपने पास्ट को भी फॉरगिव कर देते हैं, तो फिर वो डिजीज़ स्टेट उसकी ख़त्म होने लगेगी। क्योंकि पास्ट की हमारी लाइफ में वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। जो ख़त्म हो चुका है, जो पास जा चुका है, उसका कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह से फ्यूचर भी जो है वो अननोन है। तो फ्यूचर की जो एंजाइटीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ रूब्रिक है एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, और एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रंस, एंजाइटी अबाउट हिज हेल्थ, और बहुत सारे एंजाइटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिजीज़ स्टेट में ले जाती हैं। अगर फ्यूचर की बहुत ज़्यादा एंजाइटी है या बच्चों की बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, आजकल बहुत सारी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्शियस स्टेट में रहते हैं। तो इस तरह की डिजीज़ जो है फिर उनको इस तरह से अफेक्ट करती हैं, इस तरह से बीमार होते हैं वो लोग। वी मस्ट विलिंग टू बिगिन टू लर्न टू लव आवर सेल्फ, यानी कि जब हमने सेल्फ हेट कर लिया, तो वो कहती हैं लुई से, जब हम सेल्फ लव की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अपनी इन कमियों को समझ के इनको दूर करने की ओर बढ़ेंगे, तो फिर हम सारी चीज़ों को ख़त्म कर पाएंगे और अपने आप से हम लोग लव कर पाएंगे। उसके बाद कहते हैं सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ द नाउ आर द की टू पॉजिटिव चेंजेस। तो जो हमने पहले अपने आप को नॉट गुड एनफ मान रखा था, तो अब हम अपने आप को अगर एनफ मानेंगे, यानी कि हम सेल्फ अप्रूव करेंगे, अपने आप को सेल्फ अप्रूवल करेंगे और सेल्फ एक्सेप्टेंस करेंगे, जो सिचुएशन है उसको हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली चेंज होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद कहते हैं व्हेन वी रियली लव आवर सेल्व्स एवरीथिंग इन आवर लाइफ वर्क्स। जब हम इन जो लोअर इमोशंस हैं, हेट है, गिल्ट है, रिसाइनमेंट है, इन सब से निकल के अपने आप से जब हम लोग लव की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर हमारी लाइफ में वो सारी चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी। तो ये रिमूव करने का तरीका है। जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनसे बचने का जो तरीका है वो लुईस हे की फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ से हम लोग समझते हैं, और इसी फ़िलॉसफी को लेकर के हम मरीज को समझने का प्रयास करते हैं और फिर उसको भी इन बातों को हम लोग समझाते हैं। और तो फिर वो जो उनकी गिल्ट की स्थिति है उससे वो निकलती है, उसके साथ साथ उनको मेडिसिन देते हैं। तो फिर उनके अंदर जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, और जो बहुत क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनकी, जो जिससे कि बहुत लंबे समय से वो जूझ रहे हैं, तो फिर वो इससे निकलना शुरू होते हैं और उनको काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एफोरिज्म 5 को डिस्कस करेंगे, और बीच में जैसे ही समय मिलता है तो हम कुछ केसेस में इन थ्योरी को किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो केसेस को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और उसमें जो हम लोग देखेंगे कि इन राइटर्स की हम टीचिंग्स को किस तरह से पेशेंट में अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।